नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कि इंसान असल में सीखता कैसे है। सदियों से लोग यही सोचते आ रहे हैं कि क्या सीखना सिर्फ हमारी बाहरी आदतों का बदलना है या फिर हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली कोई बहुत ही जटिल प्रक्रिया। तो चलिए दिमाग से जुड़े इस वैचारिक उथल-पुथल को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि समय के साथ हमारी सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। इस सफर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का पतन कैसे हुआ, फिर निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे उभरा, इसके बाद पियाजे और वाइगॉट्स्की के बीच की दिलचस्प बहस को समझेंगे और आखिर में शुरुआती मनोविज्ञान के कुछ बड़े ऐतिहासिक माइलस्टोन्स पर नजर डालेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर विचारधारा के पतन से, जिसे हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। इवान पावलोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक, वॉटसन और स्किनर जैसे दिग्गजों ने इस व्यवहारवाद की मजबूत नींव रखी थी। उनके लिए सीखने का बस एक ही मतलब था, अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी बदलाव। मतलब अगर बाहर से आपके बर्ताव में कोई बदलाव दिख रहा है, बस वही लर्निंग है। एक स्टिमुलस होगा और उसका एक रिस्पॉन्स होगा। एकदम सिंपल, है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल था। उन्होंने इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। हमारी सोच, समझ, तर्क, इन सब को उन्होंने बस एक ब्लैक बॉक्स मान लिया। और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा वैचारिक टकराव। क्योंकि आप ही सोचिए, क्या इंसानी दिमाग को सिर्फ एक रिएक्शन देने वाली मशीन माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी टकराव से जन्म हुआ एक एकदम नई और क्रांतिकारी सोच का, जिसने व्यवहारवाद को पीछे छोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की। इसी थ्योरी ने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम की पूरी नींव रखी है। इस नई सोच ने पुरानी बातों को सिरे से नकार दिया। इसका मानना था कि हम इंसान कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें बाहर से कंडीशन किया जा सके, बल्कि हम अपने अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। मतलब ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से थोपी जा सके। ये तो हमारे अंदर हमारी समझ और अनुभवों से बुनी जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब यहां मैं आपको एक बहुत ही काम की टिप देना चाहूंगा जो एग्जाम्स में काफी मदद कर सकती है। अक्सर हिंदी अनुवाद में इस थ्योरी के लिए निर्माणवाद, निर्मितवाद या रचनावाद जैसे कई अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं जो काफी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो सबसे सेफ तरीका क्या है? बस इसका स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्निकल टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म याद रखिए। इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा और आप अनुवाद की बेवजह उलझनों से बच जाएंगे। जैसे जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म का दायरा बढ़ा, यह इतना विशाल हो गया कि मुख्य रूप से दो अलग अलग लहरों या वेव्स में बंट गया। और इन दोनों लहरों के केंद्र में थे दो बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक। एक तरफ थे महान स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, जो पहली लहर के लीडर थे। पियाजे का गहराई से मानना था कि इंसान अकेले ही खुद की संज्ञानात्मक गतिविधियों और प्रयोगों से ज्ञान का निर्माण करता है। इसे कॉग्निटिव या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ लेव वाइगोत्स्की का नजरिया एकदम अलग था। उन्होंने दूसरी लहर का नेतृत्व किया और कहा कि ज्ञान का निर्माण अकेले में, शून्य में नहीं होता। हम समाज, संस्कृति और लोगों के साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव प्रक्रिया से सीखते हैं। इसे नाम दिया गया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। मजेदार बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस उनके देखने का नजरिया और फोकस अलग था। तो अब तक हमने थ्योरीज की बात की, लेकिन ये एडवांस विचार अचानक से हवा में नहीं बन गए थे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और मनोविज्ञान की दुनिया के कुछ सबसे अहम ऐतिहासिक माइलस्टोन्स पर नजर डालते हैं। असल में मनोविज्ञान के लिए टर्निंग पॉइंट 19वीं सदी के अंत में आया। 1879 में विल्हेल्म वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग में दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब स्थापित की। यहीं से मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से अलग एक असल और वैज्ञानिक विषय का दर्जा मिला। फिर 1890 में अमेरिका में विलियम जेम्स की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ने पूरे एकेडमिक जगत में तहलका मचा दिया। और देखते ही देखते 1900 आते आते सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस की नींव रख दी और दुनिया को हमारे अचेतन मन की जटिलताओं से पहली बार रूबरू कराया। अब जरा इस साल 1904 पर गौर कीजिए। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिविया छुपा है। इवान पावलोव और उनके मशहूर कुत्तों वाले क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग के बारे में तो हम सबने सुना है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मनोविज्ञान की नींव हिला देने वाले इस ऐतिहासिक काम के लिए पावलोव को जो नोबेल मिला था, वो साइकोलॉजी में नहीं बल्कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। है ना कमाल की बात?
इससे पता चलता है कि उस शुरुआती दौर में मनोविज्ञान बाकी विज्ञानों के साथ कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में तो जैसे मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का एक वैश्विक विस्फोट ही हो गया। 1905 में फ्रांस में एल्फ्रेड बिने ने दुनिया का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार कर दिया, जिससे इंसान की बुद्धिमत्ता को मापने का एक बिल्कुल नया तरीका मिला। फिर 1920 के दशक में जर्मनी से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सामने आई, जिसने संपूर्णता पर जोर दिया। और आखिरकार 1924 में जेबी वॉटसन की वो मशहूर किताब पब्लिश हुई, बिहेवियरिज्म, जिसने उसी कड़े व्यवहारवाद को जन्म दिया जहां से हमने आज की अपनी ये चर्चा शुरू की थी। मतलब ये पूरा का पूरा इतिहास आपस में एक चक्र की तरह जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सोचिए, अगर निर्माणवाद ने व्यवहारवाद की जगह लेकर हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है, तो भविष्य की वो कौन सी नई थ्योरी होगी जो सीखने की हमारी समझ को एक बार फिर से परिभाषित करेगी? क्या वो न्यूरोसाइंस से जुड़ी होगी या फिर शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? मनोविज्ञान का इतिहास अभी भी सक्रिय रूप से लिखा जा रहा है और इसके आगे का चैप्टर यकीनन बेहद रोमांचक होने वाला है।